नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। आइए सबसे पहले खबरों को हम खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। राजनीतिक उठापटक और कोरोना से जुड़े तमाम अपडेट्स के बीच आज खबरदार में हम देश के लिए एक बहुत जरूरी खबर का विश्लेषण करने वाले हैं। चीन ने पेंगोंग झील पर जो पुल बनाया उसकी हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें हमारे पास हैं। चीन ने सर्द मौसम के दौरान इस पुल के निर्माण की स्पीड बढ़ाई और अब यह पुल लगभग तैयार होने वाला है। प्रश्न ये कि यह पुल एक बार फिर दिल्ली और बीजिंग के बीच तनाव का कारण बनेगा। क्या चीन पेंगोंग में भारत को दबाव में लेने के लिए अपना गेम बदल रहा है या फिर भारत ने अपने आक्रामक रुख से चीन को मजबूर किया कि वो कंस्ट्रक्शन बढ़ाकर भारत पर दबाव बढ़ाने की नीति पर काम करे? हम जानते हैं आपको देश की सुरक्षा और अखंडता की चिंता रहती है और इसीलिए आज हर देशभक्त के लिए हम चीन के इस नए पुल की चेकिंग करेंगे। देखेंगे कि कहीं चीन के षड्यंत्रकारी इरादों की आवाजाही इस पुल से तो नहीं हो रही। और इसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू ने अपनी पारिवारिक पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जाने का निर्णय क्यों किया, इस निर्णय की इनसाइड स्टोरी क्या है। वैसे अपर्णा यादव का बीजेपी के प्रति झुकाव अचानक सामने नहीं आया। यह उनका पुराना राजनीतिक बाईपास है जिसका इस्तेमाल उन्होंने इस बार चुनाव से ठीक पहले कर लिया ताकि उनकी राजनीति ट्रैक पर आ जाए। अपर्णा यादव के इस निर्णय में बीजेपी ने अपने लिए चुनावी राजनीति का निर्मल आनंद ढूंढ लिया। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू की महत्वाकांक्षा के सिग्नल बीजेपी ने कैसे कैच किए और कैसे अपने मंत्री विधायकों के समाजवादी पार्टी में शामिल होने का बदला लिया, ये भी देखिएगा। आप इसे बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच दल बदल का बदलापुर भी कह सकते हैं। और आज 19 जनवरी के 1990 वाले अतीत और 2022 वाले वर्तमान का भी हम विश्लेषण करेंगे। 19 जनवरी सिर्फ कैलेंडर में दर्ज एक तारीख नहीं है, यह दिन अपने घर से बेघर कर दिए गए करीब 3 लाख कश्मीरी पंडितों के दर्द का दस्तावेज है। 32 साल पहले आज ही के दिन आतंकवादियों और कट्टरपंथियों ने कश्मीरी पंडितों को उनकी जड़ों से काट दिया था। उन्हें जान से मारने की धमकी देकर कश्मीर घाटी से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। जब यह अत्याचार हुआ तब भी भारत आज ही की तरह एक स्वतंत्र देश था। यहां चुनी हुई सरकार थी, संविधान का पालन हो रहा था, लेकिन इस सब के बावजूद कश्मीरी पंडितों के अधिकार और सम्मान का गला घोट दिया गया। आज 32 साल बाद भी इस दर्द की परमानेंट दवा कश्मीरी पंडितों को बिल्कुल नहीं मिली है। तो आज सबसे पहले हम देश को चीन की लेटेस्ट ब्रिज वाली साजिश से खबरदार करेंगे जिसके पोल खोलने के सबूत सीधे अंतरिक्ष से हमें मिले सैटेलाइट तस्वीरों के द्वारा। पिछले 2 साल की वार्ताओं के दौर में और लद्दाख में धूल चाटने के बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज बिल्कुल नहीं आ रहा। यह सैटेलाइट तस्वीरें इसकी गवाह हैं। यह तस्वीरें लद्दाख में पेंगोंग लेक पर चीन के निर्माणाधीन पुल की हैं जिसके द्वारा चीन ने एक बार फिर से एलएसी पर अतिक्रमण का प्लान तैयार किया। भारत और चीन के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बावजूद चीन ने भारत से पंगा लेने का नया ब्रिज तैयार कर लिया। आखिर इस ब्रिज के निर्माण के पीछे चीन की असल मंशा क्या है और यह भारत के लिए कितना चिंता का विषय है? पेंगोंग लेक पर चाइनीज ब्रिज की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों में इन सभी सवालों के जवाब दर्ज है। ये कोई आम सैटेलाइट तस्वीरें नहीं है, बल्कि लद्दाख में चीन की साजिशों के ब्लैक एंड व्हाइट सबूत हैं। जो पेंगोंग झील पर एक ब्रिज का अवैध निर्माण करने में जुटा है, जो 8 मीटर चौड़ा और 315 मीटर लंबा है। 16 जनवरी की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि पुल निर्माण में लगे चीनी मजदूर और इंजीनियर एक भारी क्रेन की मदद से कंक्रीट स्लैब और खंभों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज तक को मिली इन सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है कि पेंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक को साउथ बैंक से जोड़ने वाला यह ब्रिज उस क्षेत्र में बन रहा है जो 1958 से चीन के कब्जे में है। Government has been monitoring this activity closely. This bridge is being constructed in areas that have been under the illegal occupation by China for around 60 years now. As you're well aware,
India has never accepted such illegal occupation. इन सैटेलाइट तस्वीरों और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तस्वीरों से मैच करने पर पता चलता है कि चीन ने पैंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक से पिछले साल सितंबर में इस पुल के निर्माण का काम शुरू किया था। 4 महीने में ही ये पुल लगभग बनकर तैयार हो चुका है। साउथ बैंक की तरफ पुल का सिर्फ कुछ मीटर निर्माण कार्य ही बाकी बचा है। चीन की एक ऐसी चाल है जिस पर खास नजर रखने की जरूरत है और वह है पेंगोंग लेक पर एक ब्रिज का निर्माण जो सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू सामने आया हुआ है। इसमें स्पष्ट पता चलता है कि चीन एक तरफ तो भारत के अक्साई चीन इलाके में जहां पर उसने कब्जा कर रखा हुआ है उसमें अब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है जिसका मुख्य मुद्दा मिलिट्री है, उसका कोई सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट लेना देना नहीं है। तो यह जो पेंगोंग लेक के नॉर्थ एंड साउथ बैंक को जोड़ने वाला जो ब्रिज बनाया गया है उसकी मदद से उसको सामरिक महत्व में मामले में बहुत फायदा मिलेगा और हमने जो काम कैलाश रेंज को ऑक्युपाई करने के लिए किया था शायद उसकी संभावना काफी कम हो जाए। इस पुल के निर्माण के पीछे चीन की मंशा भी साफ जाहिर है, जिसे 2020 में भारत के साथ हुए तनाव के दौरान भारतीय सेना की तैयारियों और स्ट्रैटेजिक लोकेशन के तोड़ के रूप में देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं ये साफ है कि पैंगोंग में चीन का ये पुल सितंबर 2020 में पैंगोंग झील के दक्षिणी तट में कैलाश की चोटी पर कब्जा करने के भारतीय सेना के आक्रामक कदम का सीधा जवाब है। उस समय चीनी सैन्य तैनाती को भारतीय सेना से काफी खतरा महसूस हो रहा था, जिसके कारण उन्हें अन्य स्थानों से सैनिकों को वापस लाकर झील के आसपास के इलाके में तैनात करने पर मजबूर होना पड़ा था। पेंगोंग लेक को जो ब्रिज करेगा दोनों तरफ से, ये उनको सहूलत देगा जो उनकी बैटलफील्ड मोबिलिटी है वो टैक्टिकल ऑपरेशन लेवल पर, जहां पर चाइनीज को जो पीएलए है, पीपल लिबरेशन आर्मी, उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, एजिलिटी मिलती है कि एक साउथ बैंक से नॉर्थ बैंक से ट्रूप्स मूव कर सकें, लॉजिस्टिक्स मूव कर सकें, मेडिकल केयर, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन वगैरह के लिए मूव कर सकें। क्योंकि पहले उनको पूरा वापस जाके रेडॉक जाना पड़ता था, फिर इस तरफ आना पड़ता था, तो ये डिवाइड सी हो जाती थी। एक फिजर था कमांड कंट्रोल के लिए भी, वो भी आसान हो जाता है इनके लिए। तो ये चाइना कर रहा है, लेकिन चाइना को ये समझना चाहिए, एक तरफ हम बात कर रहे हैं मिलिट्री लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से चाइना जो स्ट्रेटेजिक सिग्नल भेज रहा है वो ठीक नहीं है कि जो इतना क्लोज प्रॉक्सिमिटी जो एलएसी पे जो ये ब्रिज बना रहा है, तो ये जो है चाइना को थोड़ा सा नहीं पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे जो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हैं यहाँ पर उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमको सोल्यूशन चाहिए, उनको भी सोल्यूशन चाहिए, दोनों को सोल्यूशन चाहिए, दोनों मिलकर बात कर रहे हैं इसके ऊपर। तो ये जो ब्रिज है ये उनको हेल्प करेगा टैक्टिकल लेवल पे, ऑपरेशन लेवल पे पीएलए को, और लॉजिस्टिक्स में और कैजुवैक में। इन हाई रिजोल्यूशन तस्वीरों में दिखाया गया है कि पैंगोंग लेक पर चीन का नया पुल उस क्षेत्र में चीनी सेना को बेहतर लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराएगा और चीन को झील के किसी भी किनारे से सैनिकों को जल्द जुटाने की क्षमता देगा। नॉर्थ बैंक के सैनिकों को अब अपने बेस तक पहुंचने के लिए पैंगोंग झील के आसपास लगभग 200 किलोमीटर ड्राइव करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सफर अब करीब 150 किलोमीटर कम हो जाएगा। भारत सरकार भी मानती है कि चीन का ये पुल लद्दाख में एलएसी पर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जवाब है। The government has also stepped up border infrastructure, including the construction of roads, bridges, etc., which have provided much needed connectivity to the local population along the border. ये पहली बार नहीं जब चीन ने एलएसी पर अवैध निर्माण किया है। गलवान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन के चालबाजियों के सैटेलाइट सबूत सामने आते ही रहते हैं। पिछले कुछ महीनों में सिक्किम से लेकर लद्दाख की सीमा तक चीन ने इस तरह के कई निर्माण कार्यों की न सिर्फ शुरुआत की है बल्कि उन्हें पूरा भी किया है। पैंगोंग सो पर बन रहा ये पुल चीन के असली इरादों को न सिर्फ उजागर करता है बल्कि उससे हमेशा खबरदार रहने की सीख भी देता है। अंकित कुमार, आज तक। ऐसा पहली बार बिल्कुल नहीं है जब चीन की हरकतों का खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों ने किया। दरअसल चीन खुद को बहुत बड़ा शातिर समझता है। लद्दाख में गतिरोध के बाद जब से चीजें सामान्य होनी शुरू हुई तभी से चीन नई नई साजिशें रचने में जुटा हुआ है। लद्दाख में जिस हिस्से के लिए समझौता हुआ उसे ठीक सटाकर चीन ने स्थायी निर्माण शुरू कर दिए हैं। ये चीन की
नापाक हरकत है। पिछले महीने सैटेलाइट तस्वीरों से हमें यह पता चला था कि भारत के साथ समझौते के बावजूद चीन ने पेंगोंग लेक से सटे इलाके में पक्का निर्माण कर लिया। अमेरिका के एक पत्रकार ने तस्वीरें पोस्ट की थी जिसमें पेंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक पर चीन के हेलीपैड और बंकर दिखाई दे रहे थे। इससे पहले भी नवंबर 2021 में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में बड़ा सा गांव बसा लिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन ने ये सालों पहले ही बना लिया था। इसके अलावा ऐसी भी खबरें हैं कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास मिसाइल और रॉकेट रेजिमेंट की तैनाती भी कर दी है। सूत्रों के अनुसार अक्साई चिन इलाके में चीन एलएसी पर ज्यादा तेजी से पहुंचने के लिए हाईवे बना रहा है। चीन ने लद्दाख में एलएसी पर न सिर्फ अपने एयरबेस अपग्रेड किए हैं बल्कि हाईवे को चौड़ा करने के लिए एयर स्ट्रिप बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। और ये सारे काम चीन ने लद्दाख में समझौते के बाद किए। मतलब चीन एक तरफ तो भारत से बातचीत और समझौते का नाटक कर रहा है और दूसरी तरफ एलएसी पर अपनी उसी पुरानी आदत से मजबूर है। और यही कारण है पिछले दिनों भारत और चीन के बीच 14वें दौर की बातचीत फेल हो गई, जिसके बाद सेना दिवस पर आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने चीन को चेतावनी भी दी थी। देश की रक्षा में बर्फीली चोटियों पर तैनात हमारे सैनिकों का मनोबल आसमान छू रहा है। हमारा धैर्य हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक है, लेकिन कोई भी इसकी परीक्षा लेने की गलती ना करे। हमारा मैसेज क्लियर है, भारतीय सेना सीमाओं पर एक तरफा यथास्थिति को बदलने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देगी। चीन ने अपने इरादे साफ कर दिए। वो भारत से बातचीत का नाटक करके अपनी साजिशों को अंजाम देने में जुटा हुआ है। पेंगोंग लेक पर चीन के ब्रिज की सैटेलाइट तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं, जिसके पीछे चीन का सिर्फ एक ही उद्देश्य समझ में आता है और वो है भारत से विवाद के नए मुद्दे का निर्माण। और इससे भारत को खबरदार रहने की जरूरत है। एक पुरानी कहावत है, 100 सुनार की एक लोहार की। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह कहावत ट्रेंड कर रही है और वो इसलिए क्योंकि आज मुलायम सिंह यादव परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बीजेपी के मंत्री और विधायक समाजवादी पार्टी से हाथ मिला रहे थे, उसके बदले में बीजेपी ने यादव परिवार की बहू को समाजवादी पार्टी से अलग करवाकर अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया। इस घटनाक्रम के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी की बदलाव को अपनी कूटनीतिक जीत बीजेपी वाले मान रहे हैं। बीजेपी ने जनता के मस्तिष्क में यह प्रश्न बोलने का प्रयास किया है कि अखिलेश यादव से उनका अपना परिवार नहीं संभल रहा, उत्तर प्रदेश वो क्या संभालेंगे। आज आपको इस खबर को एक परिवार की बगावत के अलावा राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की दृष्टि से भी देखना चाहिए, ताकि ये साफ हो सके कि आखिर यादव परिवार की एक बहू समाजवादी आंगन छोड़कर बीजेपी के घर क्यों चली गई। क्या है अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी छोड़ने की इनसाइड स्टोरी, हमारी इस रिपोर्ट से आप समझिए। मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। हम उनका स्वागत करते हैं। आखिर समाजवादी परिवार की दहलीज को पार करके अपर्णा यादव आज बीजेपी में आ ही गई। ये अपर्णा यादव का एक दिन में लिया गया फैसला नहीं है, इसके पीछे कयास और प्रयास की एक लंबी प्रक्रिया है। बीजेपी पिछले कई वर्षों से अपर्णा को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही थी, या यूं कहें अपर्णा यादव का अपने समाजवादी परिवार से अलगाव का बीजेपी ने सियासी लाभ उठा लिया। मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। अपर्णा यादव की बातों में अब बीजेपी की विचारधारा का असर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बदलाव राजनीतिक विचारधारा से कहीं ज्यादा सियासी महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अपर्णा यादव राजनीति में अपना भविष्य बुलंद करना चाहती थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उनकी इस महत्वाकांक्षा को महत्व नहीं दिया, जबकि बीजेपी ने इस महत्वाकांक्षा के सिग्नल को पकड़ लिया। अगर अखिलेश चाहते तो अपर्णा को समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाने वाली सुरक्षित सीटों पर चुनाव लड़वा सकते थे,
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वैसे अखिलेश के सामने दूसरी बड़ी चुनौती ये भी है कि विरासत की राजनीति में वो एकाधिकार चाहते हैं। इसलिए पिछले चुनावों में उनके और चाचा शिवपाल के बीच टकराव देखने को मिला था और इस बार अपर्णा यादव ने पाला बदल लिया है। वैसे अपर्णा के बीजेपी में जाने को लेकर अखिलेश की अपनी दलील है। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। अपर्णा यादव के समाजवादी पार्टी छोड़ने की एक बड़ी वजह यह भी है कि लखनऊ कैंट की वो विधानसभा सीट जिससे अपर्णा यादव एक बार फिर चुनाव लड़ना चाहती हैं और अपना सियासी कद बढ़ाना चाहती हैं। दरअसल अपर्णा यादव 2017 में लखनऊ कैंट विधानसभा की सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी, लेकिन बीजेपी की उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी से लगभग 34,000 वोट से हार गई थी। ऐसे में इस बार भी समाजवादी पार्टी लखनऊ कैंट से अपर्णा की दावेदारी मजबूत नहीं मान रही है और दूसरी तरफ रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे को इसी सीट से उम्मीदवार बनाने की मांग कर रही हैं। इसके लिए वो खुद के इस्तीफे की पेशकश कर चुकी हैं, लेकिन अपर्णा भी इस सीट से फिर से चुनाव लड़ना चाहती हैं। लेकिन अब बीजेपी पर सबकी नजर टिकी है कि क्या वो अपर्णा को उनकी मनचाही सीट से टिकट देती है या नहीं। फिलहाल बीजेपी के सभी नेता इस कदम को अपनी कूटनीतिक जीत मान रहे हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली पसंद आई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज अपना यानी की सदस्यता ली है। हम उनका स्वागत करते हैं और हमें विश्वास है कि अपर्णा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इस बृहद परिवार का हिस्सा बनकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने और अपने सामाजिक सेवाओं को इस मंच के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अपर्णा के समाजवादी पार्टी छोड़ने का मानसिक शिलान्यास उस समय ही हो गया था जब 2017 में अपर्णा यादव लखनऊ सीट से अपना पहला चुनाव हार गईं और जाति समीकरण से ये समझ आया कि लखनऊ कैंट से जीतने के लिए भाजपा का साथ होना जरूरी है। 3 लाख से ज्यादा वोटर वाली लखनऊ कैंट सीट पर 60,000 ब्राह्मण वोटर हैं। इसके अलावा 50,000 दलित, 40,000 वैश्य और 30,000 पिछड़े वर्ग के मतदाता हैं और ये बीजेपी की गढ़ मानी जाने वाली सीट है। सबसे बड़ी बात, इस सीट से समाजवादी पार्टी ने लंबे समय से चुनाव भी नहीं जीता है। इस लिहाज से देखें तो अपर्णा यादव के बीजेपी में आने की सियासी महत्वाकांक्षा पूरी होती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लंबे समय से चल रही थी। वो काफी समय से पीएम मोदी और सीएम योगी की कई नीतियों की खुलेआम तारीफ करती रहीं। उनके बुलावे पर एक दफा सीएम योगी उनके कान्हा वन गौशाला भी गए थे, लेकिन जब भी अपर्णा से बीजेपी में जाने की अटकलों पर सवाल पूछा गया, वो इसे खारिज करती रही। 5 साल पहले का ये इंटरव्यू देख लीजिए। ऐसा कोई संदेश मुझे नहीं देना है किसी को भी, और उनको संदेश देकर मैं क्या कर लूंगी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अटकलें हैं। मुझे लगता है समय आदमी के सारे जवाब दे देता है और कुछ बातें, कुछ जवाब, कुछ सवाल जो है हमें उसके गर्भ में छोड़ देनी चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले यादव परिवार की बहू का भाजपा में शामिल होना अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अपर्णा के बीजेपी में जाने का सियासी लिहाज से भले ही समाजवादी पार्टी पर कोई बड़ा असर ना हो, लेकिन परिवार में इस टूट से विरोधियों को ये कहने का मौका दिया है कि अखिलेश अपना घर नहीं संभाल पाए। कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं है और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं। अपर्णा जानती हैं कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ अखिलेश यादव की सत्ता चलती है। ऐसे में उन्हें अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए चुनाव जीतना जरूरी है और बीजेपी ने इसी बात का लाभ उठाकर अखिलेश यादव को सियासी जवाब दे दिया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि बीजेपी अपर्णा यादव का विधानसभा पहुंचने का सपना
कैसे साकार करती है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा अपर्णा यादव के पास गए और उनसे पूछा कि आपने बीजेपी आखिर क्यों ज्वाइन की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अपर्णा यादव, जो अभी बीजेपी में शामिल हुई है। अपर्णा, वैसे तो आप बहुत लंबे समय से योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की तारीफ करती रही हैं। आज आप बीजेपी में शामिल हुई हैं, क्या माना जाए, क्या अखिलेश यादव आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे थे? ये ऐसे ये बात नहीं कहनी चाहिए। मैं बस इतना कहूंगी कि मैंने हमेशा से राष्ट्र को अपना धर्म माना है और मैं हमेशा राष्ट्र के लिए ही अपने कोई भी चीज निर्णय लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मेरी एक नई पारी है। मैं राष्ट्र आराधना के लिए निकली हूँ और बस मैं यही कहूंगी सभी से कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बहुत प्रभावित हूँ और उनकी जितनी भी नीतियां हैं महिलाओं के लिए, उनके स्वावलंबी जीवन के लिए, उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए, ये मुझे नैतिक रूप से बहुत भाती हैं। इसीलिए मैं इस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है। आपने कहा राजधर्म सर्वपरिय है, क्या राष्ट्र धर्म सर्वपरिय है, क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी राजधर्म को नहीं निभा रही थी? देखिए, मैं परिवार से कोई विमुख वाली बात नहीं रखूंगी। मैं बस इतना कहूंगी, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है और प्रदेश में जिस प्रकार से 5 सालों में काम हुआ है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के नेतृत्व में और जितनी भी जो स्कीम्स लॉन्च हुई हैं नारी सशक्तिकरण के लिए, रोजगार के लिए और सभी चीजों के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ये बहुत ज्यादा जो है मुझे लगता है कि प्रभावशाली है। एक अंतिम सवाल आपसे, कितनी सीटें आप सोचती हैं कि बीजेपी जीतेगी और क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे लखनऊ कैंट से? मेरे लिए पार्टी जो भी सुनिश्चित करेगी वो मेरे लिए शिरोधार्य होगा। मैं किसी शर्त पे यहाँ नहीं आई हूँ। मुझे बस इतनी बात कहनी है कि भाजपा सरकार बनाएगी। जी। अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव पर तो बात नहीं की, कुल मिलाकर कहा कि राष्ट्रवाद को मैं चाहती हूं आगे बढ़े। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि दल बदल का बदलापुर है। अपर्णा यादव को 2017 में बीजेपी प्रत्याशी ने हराया था और अब वो धूमधाम से बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी को इस दल बदल में अपनी राजनीति चमकाने का अवसर दिखा। सोशल मीडिया पर बीजेपी के पक्ष में जो नैरेटिव रचा जा रहा है, वो तर्क दिए जा रहे हैं, वो ये कि अखिलेश यादव अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, अपनी बहू बेटियों को समाजवादी पार्टी में नहीं रख पाए, बल्कि वो समाजवादी पार्टी में सुरक्षित नहीं, बीजेपी में ही सुरक्षित हैं। इसमें पिछले हफ्ते की दल बदल का प्रतिशोध भी शामिल है, जब 3 मंत्रियों समेत 9 विधायकों को समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से तोड़ लिया था और यह कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव ने बीजेपी के ओबीसी वोट बैंक में जबरदस्त सेंध लगा दी है। आगे बढ़ते हैं। 19 जनवरी आपके लिए कैलेंडर की सिर्फ एक तारीख हो सकती है, लेकिन अपने घर से बेघर कर दिए गए करीब 3 लाख कश्मीरी पंडितों के लिए इससे भयानक और कोई तारीख नहीं हो सकती। 32 साल पहले 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडितों को उनकी जड़ों से काट दिया गया। तो खबरदार में आज अब हम कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का भावनात्मक विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आपको यह बता दें कि 19 जनवरी 1990 को हुआ क्या था। लोकसभा में पेश एक रिपोर्ट के अनुसार 19 जनवरी 1990 को करीब 62,000 कश्मीरी पंडितों के परिवार ने कश्मीर घाटी को छोड़ दिया था। इसे देश में एक दिन में हुआ सबसे बड़ा विस्थापन माना जाता है। करीब 3 लाख कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार, अपना संसार छोड़कर पलायन करना पड़ा था। करीब 40,668 परिवार घाटी छोड़कर जम्मू में बस गए थे। 19,338 परिवारों को दिल्ली आकर बसना पड़ा। करीब 2,000 परिवार दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हुए और ये सब कुछ एक स्वतंत्र देश भारत में हुआ, जहां जनता की चुनी हुई सरकारें थी, संविधान था, कानून का राज था। 19 जनवरी 1990 को कश्मीर घाटी में 3 लाख लोगों की स्वतंत्रता और संविधान के तहत मिले जीने के नागरिक अधिकारों का गला घोंट दिया गया। यह कश्मीर में आतंकवाद के वर्चस्व का दौर था। आतंकवादियों ने सबसे पहले कश्मीरी पंडितों के प्रमुख नेताओं की हत्या की। सामाजिक कार्यकर्ता ठीकालाल टपलू को श्रीनगर में गोलियों से भून डाला। नीलकंठ गंजू की हत्या करके लाश सड़क पर छोड़ दी। वकील प्रेमनाथ भट्ट की अनंतनाग में निर्मम हत्या कर दी गई।
4 जनवरी 1990 को हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख अखबार आफ्ताब में घाटी छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी गई। एक और प्रमुख अखबार अल सफा में भी कश्मीर छोड़ने की डेडलाइन दे दी गई। कश्मीरी पंडितों को उनके घरों के दरवाजे पर चेतावनी चिपका दी गई। मस्जिदों से घाटी छोड़ने का फरमान जारी कर दिया गया। हिंदू विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी गई। भयानक विस्थापन के 32 साल पूरे होने को हैं। जम्मू और दिल्ली में बसे कश्मीरी पंडितों के हजारों परिवार आज भी खून के आंसू रो रहे हैं। उनका सब कुछ लुट गया है। बदले में सरकारों से सिर्फ कश्मीरी पंडितों को खोखले वादे मिले हैं। ये ऐसा जैसे कोई आपको आपके घर से बाहर निकाल दे और पड़ोसी से लेकर प्रशासन तक सब तमाशा देखते रहें। यही हुआ हमारे अपने कश्मीरी पंडितों के साथ, हमारे अपने देश में, हमारे अपने लोगों की नजरों के सामने। जिस कश्मीर का खून से जीता वो कश्मीर हमारा है। 1990 के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। 19 जनवरी 1990 ये वो तारीख है जिसने कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया। ये वो तारीख है जब आतंकियों ने निहत्थे बेकसूर कश्मीरी पंडितों का बड़ी बेरहमी के साथ नरसंहार कर दिया। ये तारीख आज भी कश्मीरी पंडितों के जहन में अंकित है। अपनों की मौत का बोझ उठाकर घर बार छोड़ने की मजबूरी कितना दर्द देती है, ये इनकी आंखों में साफ साफ देखा जा सकता है। 32 सालों के बाद भी कश्मीरी पंडित अपनी घर वापसी का सपना संजोए बैठे हैं। आज समूचा कश्मीरी पंडित समाज पूरे विश्व भर में हॉलोकॉस्ट डे के रूप में इसको ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ जम्मू में भी हम देख सकते हैं कि कश्मीरी पंडित संगठनों से जुड़े हुए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, और साथ ही में ये मांग कर रहे हैं कि इनको इंसाफ चाहिए। जिन लोगों ने कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की हत्याएं की उनको सजा मिलनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। 1990 में कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ उसकी भूमिका 1988 में बनने लगी थी। ये वो दौर था जब कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने की लगातार धमकियां मिल रही थी। कश्मीरी पंडितों के नेताओं को मौत के घाट उतारा जा रहा था। इन लोगों के मकानों पर पोस्टर लगाए जा रहे थे कि इस्लाम कबूल कर लो या कश्मीर छोड़कर चले जाओ। श्यामलाल उन्हीं लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने 6 कमरे वाले घर को जलता हुआ देखा और आज 1 कमरे वाले इस छोटे से घर में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। 1990 में आए थे वहां से छोड़ छाड़ के आप? हाँ। क्या हालात थे उस समय वहां पे? हालात बुरा है। एक तो 47 में मकान जलाए और 90 में मकान जलाई। सब कश्मीरी पंडितों के? हाँ, सब कुछ दरख्त काट कर ले गए। अच्छा, घर की याद आती है आप? हाँ। कितना बड़ा मकान था? बड़ा मकान था, 2.5 मंजिल। 2.5 मंजिला। कितने कमरे थे? 6 नीचे, 6 ऊपर। 12 कमरे। हाँ। और यहाँ पर कितने कमरों में रह रहे हैं? इधर एक ही कमरा है। एक ही कमरे में। घर वापस जाना चाहेंगे आप कश्मीर? नहीं, जो पुराने बुजुर्ग उनके थे, बनाए थे, और 90 में सब कुछ लूट लिया। अच्छा, अब वहां पर कुछ नहीं रहा आपका? ना। श्यामलाल जी ने अपने घर लौटने की उम्मीद छोड़ दी है। जिस दौर से निकलकर ये लोग आए हैं उसकी यादें आज भी परेशान करती हैं। ये वो दौर था जब डर और दहशत के बीच कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे थे। आज भी उस काले दिन की दर्दनाक यादें इन लोगों के दिलों में मौजूद हैं। 1990 की बात वो कहेगा जिसने वो प्रैक्टिकली देखा होगा। मैंने उसमें से बहुत कुछ प्रैक्टिकल देखा। जब हमें भागना भी पड़ा, हमारे पीछे बहुत सारे लड़के लगे थे मारने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता पार्टीशन के समय ऐसा हुआ होगा।
जो दर्दनाक मंजर हमने देखे, मुझे नहीं लगता पार्टीशन के समय, ये हिस्ट्री कहती है पार्टीशन के समय ये गदर हुआ था, वो गदर हुआ था। सबसे गदर इस देश के नेताओं को देखना चाहिए था 1990 का जो उन्होंने करवाया था। दिन दहाड़े सड़कों पर कश्मीरी पंडितों को मारा गया, लूटा गया, दिन दहाड़े जलाया गया, औरतों को उठाया गया। पिछले 32 साल में कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में बसाने की कई कोशिशें हुई, मगर नतीजा शून्य ही रहा। वक्त के साथ हालात और भी खराब होते गए। कश्मीरी पंडितों को भी इस बात का एहसास है कि घाटी पहले जैसी नहीं रही। 2019 में जब भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया तो कश्मीरी पंडित बेहद खुश थे, मगर उनकी कश्मीर वापसी के अरमान अब भी वेटिंग लिस्ट में हैं। कश्मीरी पंडितों के निष्कासन को 32 वर्ष बीत चुके हैं। अगर हम रामायण की तरफ देखें तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का निर्वासन भी 14 वर्ष तक था। 14 वर्ष के वनवास के बाद वो अयोध्या लौट आए थे, लेकिन कश्मीरी पंडितों के वनवास का यानी कि एग्जाइल का अभी तक कोई अंत नहीं हुआ है। 32 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी समुदाय को यातना झेलनी पड़ रही है, निष्कासन की, निर्वासन की। अपने घरों से दूर देश के अलग अलग भागों में समुदाय के लोग रह रहे हैं। एक तरफ सरकारें बड़े बड़े दावे करती है कि वो कश्मीरी पंडित समुदाय के वेलफेयर के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन अगर हम ग्राउंड पर देखें तो आज भी जो खासतौर पर शरणार्थी शिविरों में कश्मीरी पंडित समाज रह रहा है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इनके शरणार्थी शिविरों की हालत भी काफी ज्यादा खराब है और समुदाय काफी ज्यादा मायूस है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन विस्थापित कश्मीरी पंडित समाज आज भी न्याय की तलाश में है, न्याय के इंतजार में। जबकि बीजेपी ने 1914 से पहले बार बार कहा था कश्मीरी पंडितों को सरकारें इंसाफ नहीं देती है, उनकी सरकार आएगी तो कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन इस सरकार से हम ज्यादा नाखुश है। अगर पिछले सरकारों ने थोड़ा बहुत मरम्मत कश्मीरी पंडितों पर लगाई थी, लेकिन इस सरकार ने हमें बिल्कुल नजरअंदाज किया है। हमें इंसाफ नहीं मिला, इस सरकार ने हमें इंसाफ नहीं दिया है। हम इंसाफ चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं। बीजेपी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, जो इन 8 सालों से हुकूमत कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं किया उसने। जनवरी 1990 में हुए भयानक अत्याचार के बाद हजारों की संख्या में लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए और जम्मू में बनाए गए इन कैंपों में रहने लगे। इस दौरान कई सरकारें आई और चली गईं, लेकिन इन कश्मीरी पंडितों के जीवन से 1990 की टीस नहीं निकली। 32 साल हमें हो गए। रामचंद्र जी भी 14 साल के बाद वापस अपने घर आए, अपने वो आए राजपाट संभालने। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है 32 साल से कश्मीरी पंडित तड़प रहा है अपनी मातृभूमि पे वापस जाने के लिए, लेकिन कोई सीरियसली इसको नहीं ले रहा है, न सेंट्रल गवर्नमेंट और न स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट खैर है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि कश्मीरी पंडितों का दर्द भी अब बहुत हद से गुजर गया, अब कुछ न कुछ तो कर लीजिए, कोई न कोई सुविधा तो दीजिए। 19 जनवरी 1990 कश्मीरी पंडितों पर सबसे भयानक अत्याचार की तारीख के अलावा भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लगा ऐसा दाग है जो आज तक मिट नहीं पाया है। हालांकि बीजेपी की सरकार का वादा है कि वो कश्मीरी पंडितों को उनका हक दिलाकर रहेगी, लेकिन इसके लिए इन लोगों को और कितना धैर्य रखना होगा, ये बड़ा सवाल है। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। कश्मीरी पंडितों का दर्द असहनीय है। अपने ही देश में अपने लोगों के साथ ऐसा हुआ, यह अविश्वसनीय है। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।